हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। आज हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। ये फर्स्ट पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का। अभी पहले तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारे एग्ज़ाम पे। तो जब आप जीके के पेपर सॉल्व करने जाते हो मेंस पे, तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ये क्लियर है बैंकिंग अवेयरनेस और आपको पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या क्या चल रहा है, तो आप जब इसको आंसर करोगे उसमें आपके स्ट्रेट 1 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि सिर्फ आपको याद रखना है या फिर आपके जो बेसिक्स है उसको क्लियर करके रखना है। जब आप इंटरव्यू स्टेज पे जाते हो तो बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो जब आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर कोई चाहता है, हर कोई इंटरव्यूअर चाहता है कि बैंक का जो है, बैंक का बेसिक नॉलेज आपको हो। अभी अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जितना नॉलेज आपको चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस का या फिर फाइनेंशियल सेक्टर का, तो उतना नॉलेज यहाँ पे नहीं चाहिए रहता है। RR BPO या फिर IBPS PO के लिए बेसिक नॉलेज आपका अगर क्लियर है तो चल जाएगा। अभी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का, उसमें हम क्या देखेंगे? पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि ये जो है बैंक, ये बैंक क्या है। ओके, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और लोगों को लैंड करता है। ठीक है, लैंड मनी मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये जो एक बैंक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका काम क्या है? इसका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोगों से और लोगों को पैसा लैंड करना। अभी ये जो डिपॉजिट है, अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लोगों को पैसा कैसे लैंड करेगा? ये खुद के जेब से तो पैसा नहीं करेगा लैंड, खुद के जेब से भी कर सकता है मगर इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद इसको लोगों में बांट देगा, जिससे कि उसको एक इंटरेस्ट अर्न होगा। ओके, सिंपल शब्दों में व्हाट इज़ बैंक? बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड लैंड मनी टू द पीपल। ओके, ये है हमारा डेफिनेशन बैंक का। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और वो पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या होता है, जो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट लोगों को देता है, और जो पैसा लैंड करता है, मतलब लोगों को बांटता है लोन के थ्रू, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिंपल है। अभी बैंकिंग का जो हिस्ट्री है, ओके, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ओके, तो बैंकिंग की हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला है फेज़। ओके, बैंक यहाँ पे 3 फेज़ थे। एक तो था फेज़ 1 या फिर प्री इंडिपेंडेंस फेज़ 2 था। फेज़ 2 था 1947 से 1991, और फेज़ 3 है 1991 टू टिल नाउ। मतलब अभी हम फेज़ 3 पे चल रहे हैं। ये जो है अभी हम फेज़ 3 पे चल रहे हैं। तो पहला फेज़ जो है फेज़ 1 है, दूसरा है फेज़ 2, फेज़ 3 जो अभी चल रहा है। तो फेज़ 1 जो है प्री इंडिपेंडेंस फेज़, उसमें क्या हुआ? अभी आते हैं हम फेज़ 1 में। फेज़ 1 बहुत सारे बैंक बने, ठीक है, मगर बहुत सारे कोलैप्स भी हो गए। क्यों कोलैप्स हो गए? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं था, रेगुलेशन अच्छे से नहीं हुआ, या फिर उन लोगों ने जो पैसा लैंड किया लोगों पे वो ठीक से रिटर्न नहीं आ पाया, या फिर लोगों ने जो डिपॉजिट दिया था कोई भी कारण से तो बहुत सारे लोग आ गए पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो बैंक रन पे चला गया। ओके, बैंक रन क्या बोलते हैं इसे? ये है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, हाँ, लोगों को पे करने के लिए। यह है बैंक रन। ओके, तो ये सब जब होता है फेज़ 1 पे। ओके, अभी जो पहला बैंक है, पहला बैंक कब आया? पहला बैंक है बैंक ऑफ
हिंदुस्तान, ओके, 1771 पे ये एस्टेब्लिश हुआ, ओके। तो 1771 पे एस्टेब्लिश हुआ, मगर ये भी मतलब नहीं चल पाया, और 1832 तक ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसने ऑपरेट किया, ओके। सो बहुत सारे बैंक बने, बहुत सारे अराउंड 300 के ऊपर बैंक थे उस टाइम पे, मगर वो बैंक कुछ फेल हो गए, कुछ टिक पाए, मगर मैक्सिमम जो बैंक है वो फेल हो गए, क्योंकि उस टाइम पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी ये जो फेज़ 1 है, ये सब में हमें क्या पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से एक MCQ आएगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद रखना है। जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये फर्स्ट बैंक था, ये 1771 पे एस्टेब्लिश हुआ था, ओके। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि मोर देन 300 बैंक्स थे, तो ये फेल क्यों हो गए, मैक्सिमम बैंक फेल क्यों हुए, तो इसका जो कुछ रीज़न है, एक है do not have proper knowledge, दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तीसरा है प्रॉपर मशीन, चौथा है नॉट हैव प्रॉपर रियल स्किल्स, ओके। एक तो नॉलेज नहीं था प्रॉपर, दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तीसरा है कि जो प्रॉपर मशीन चाहिए रहता है वो सब नहीं थे उसके पास उस टाइम पे, और चौथा है मैनेजरियल स्किल जो है, मतलब एक कंपनी चलाने के लिए जो आपको स्किल चाहिए होता है वो नहीं थे लोगों के पास। तो ये सब रीज़न्स थे जिससे कि बहुत सारे बैंक्स जो है वो फेल हो गए। और फेज़ 1 जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने 3 बैंक बनाए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मिलके, ये जो तीनों बैंक है, ये तीनों बैंक मिलके बनाया, एमलगमेशन हो गया इन तीनों बैंक का, मतलब मर्जर हो गया, और एमलगमेशन होने के बाद ये 3 बैंक से बना आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 पे जब नेशनलाइजेशन हुआ तो बन गया SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो फेज़ 1 पे ही सारी चीज़ है जो कि थोड़ा सा आपको याद रखना है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, ओके। फेज़ 2 की हम बात करते हैं। फेज़ 2, इसमें क्या हुआ, फेज़ 2 को नेशनलाइजेशन फेज़ भी बोला जाता है। नेशनलाइजेशन फेज़। अभी इसको नेशनलाइजेशन फेज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेशनलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे। नेशनलाइजेशन क्या है, कैसे हमको पढ़ना है। फेज़ 2 को जैसे नेशनलाइजेशन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स थे उस टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था। अभी ये जो वर्ड है नेशनलाइजेशन, ये क्या है, नेशनलाइजेशन मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ पे बैंक था उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथों पे ले लिया, ओके। सो मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया, ओके। अभी ये करने का रीज़न क्या है, ये प्राइवेट से गवर्नमेंट करने का रीज़न क्या है। पहली चीज़, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किस में लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर पे। एक तो था कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बनाना है,
कि पीपल ट्रस्ट जो है वो बनाना है बैंक के ऊपर, ठीक है, एक नंबर। दूसरा हमने क्या बताया कि प्री इंडिपेंडेंस जो थे कि बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए थे, तो जब कोई बैंक फेल होता है उसमें जो इन्वेस्टर है या फिर जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा क्या होता है, उनका पैसा डूब जाता है। ओके, सो जिससे कि लॉस ना हो, ओके, सो दैट बैंक डू नॉट फेल एंड सेव पीपल मनी। क्या होगा इससे कि लोगों ने जो पैसा रखा है वो सेफ़ रहेगा। अल्टीमेटली अगर कोई बैंक डूब जाता है, जैसे कि आप बहुत सारे केसेस देखते हो, अभी के टाइम पे भी आरबीआई जब कुछ रेगुलेशन लगाता है, अभी तो चलो फ़िलहाल DICGC है, इसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, मगर धीरे धीरे। अभी जैसे कुछ जो अराउंड 5 लाख तक आपका सिक्योर इंश्योर्ड रहता है बैंक पे, ठीक है, मगर समझ लो जैसे कोई भी बैंक पे अगर आरबीआई ने रेगुलेशन लगा दिया, जैसे कि इस बैंक का लिक्विडेशन फेस चल रहा है, तो आप इससे विड्रॉल नहीं कर पाते हो, तो वैसा होता है, बहुत सारे बैंक के केस में हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लोगों का पैसा है वो फंस जाता है। तो अल्टीमेटली जब लोग अपना पैसा रखते हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी बना रहना चाहिए बैंक के ऊपर। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट इंडियन पीपल so that they can take loan, to protect poor Indian people, ओके। और क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्प्रूव सेक्टर, ओके, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर एंड टू प्रोटेक्ट पुअर इंडियन पीपल। अभी ये क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जब प्राइवेट हाथों में बैंक था तब क्या हुआ था कि जो प्राइवेट एंटिटी है उनका मेन मकसद क्या है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, ओके, सिर्फ यही है उसका मेन मोटो कि उसको कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो प्राइवेट हाथों में जब बैंक था तब वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो पुअर पीपल है या फिर जिनका बिजनेस सेटअप नहीं है, जो नॉर्मल पीपल है, इंडिविजुअल है, उनको लोन नहीं देते थे, ओके, दे डू नॉट लैंड टू द पुअर पीपल और नॉर्मल पीपल और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो लोग क्या करते थे, वो इन्वेस्ट करते थे मैक्सिमम जो बिजनेसमैन है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा अगर चलता रहेगा तो हमारा जो सेक्टर है वो इम्प्रूव नहीं होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो पुअर पीपल है वो इम्प्रूव नहीं होगा। और ये जो था, ये क्या हो रहा था कि जो लोग नॉर्मल लोग जो पैसा रख रहे हैं बैंक पे, वो पैसा जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके पास जा रहा था, ओके। तो गवर्नमेंट ने देखा अगर ये बैंक फेल हो जाता है कहीं पे, तो जो नॉर्मल जो दिन का समझ लीजिए कि उस टाइम पे 10 रुपये कमा रहा है तो उसका पैसा डूब जाएगा, ओके, दिन का नहीं, सॉरी, महीने का अगर 10 रुपये कोई कमा रहा है उस टाइम पे तो उसका पैसा डूब जाएगा, ओके। सो उसको हेल्प करना है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जाया, मतलब नेशनलाइजेशन के थ्रू वो लोग इसको ट्रांसफ़र किए, ओके, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जब ट्रांसफ़र हुआ, किस किस फेज़ पे हुआ? पहले तो आरबीआई जो है 1935 पे सेटअप हुआ था, ओके, आरबीआई, और 1 जनवरी 1949 पे आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, ओके। इससे आपको यही सब याद रखना है, डेट वगैरह, ओके। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। उसके बाद 1955 में, जैसे मैंने बताया था, इम्पीरियल बैंक जो था, उसका नेशनलाइजेशन हो गया और वो एसबीआई बना, ठीक है। उसके बाद 1969 पे 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद 1980 पे 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना सारा बैंक था
जिसका नेशनलाइजेशन इस पीरियड पे फेज़ 2 पे हुआ। ओके, तो ये है 14 वो बैंक्स जो कि 1969 पे नेशनलाइजेशन हुआ था जिनका। तो फर्स्ट है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूको बैंक। अब ये 1969 पे जब 14 बैंक नेशनलाइज हो गए, उसके बाद 1980 पे 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, जो कि है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक। ओके, सो ये नेशनलाइजेशन होने से क्या फ़ायदा हुआ? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल पे चले गए बैंक। दूसरा है लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ बैंकों पे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है फाइनेंशियल इंक्लूशन, फाइनेंशियल इंक्लूशन हुआ। और उसके साथ साथ जो रूरल एरिया है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो लोन है वो पेनिट्रेट हुआ। जो लोन है वो रूरल एरिया पे या फिर जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके पास पेनिट्रेशन हुआ। ओके, तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फेज़ 2 का जो नेशनलाइजेशन पार्ट है। ओके, अब हम आते हैं फेज़ 3 पे। तो फेज़ 3 पे क्या हुआ कि बैंक का जो स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाया गया, एम नरसिम्हन कमेटी। ओके, एम नरसिम्हन कमेटी, ये कमेटी बनाया गया और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। ओके, पहला जो रिकमेंडेशन था वो था कि लाइसेंस दिया जाए कि 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को, जो कि आरबीआई ने लाइसेंस दिया 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को। उसके साथ जो फॉरेन बैंक है वो ब्रांचेस अपना सेटअप कर सकता है इंडिया पे। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इसको सेम नज़रिए से देखा जाए। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाए। ओके, उसके बाद था स्मॉल फाइनेंस बैंक कहीं पे भी इंडिया पे अपना जो ब्रांच है वो सेटअप कर सकता है। और फिफ्थ है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर एम्फासाइज़ किया गया। ओके, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर जोर दिया गया। तो नरसिम्हन कमेटी जो है उसका मेन जो मोटिव है या फिर मेन जो पॉइंट बताया गया है इसमें हम देखते हैं कि कंपटीशन जो है बैंकिंग सेक्टर पे उसको इंक्रीज़ कराने के लिए, और यहाँ पे और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेशनलाइजेशन को होल्ड कर दिया गया। ऑन होल्ड। ओके, मतलब कि और अभी नेशनलाइजेशन नहीं होगा, जितना हुआ है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसको सेटअप किया जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको सेटअप किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो सेटअप होगा वो दोनों को सेम नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो ये सब जो रिकमेंडेशन है वो नरसिम्हन कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन पे दिया था। ओके, सो अभी जैसे हमने आज हिस्ट्री कवर किया है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लासेस होंगे जिसमें मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस पे एक्चुअली क्या आता है। अभी देखिए, अभी हमने जैसे नेशनलाइजेशन पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या हुआ, फेज़ 1 था प्री इंडिपेंडेंस, वहाँ से क्या आ सकता है, वहाँ से आ सकता है जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान वगैरह है, वो कब सेटअप हुआ था, अगर वहाँ से क्वेश्चन करें तो। ओके, उसके बाद वहाँ पे पूछ सकता है, इंटरव्यू स्टेज पे आपको पूछ सकता है कि बहुत सारे बैंक प्री इंडिपेंडेंस स्टेज पे फेल क्यों हो गए। ओके, उसके बाद आया हमारा नेशनलाइजेशन फेज़। इसमें 1955 पे हमारा एसबीआई नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके पहले 1949 पे आरबीआई हुआ। उसके बाद 1955 पे एसबीआई हुआ। 1969 पे हुआ हमारा 14 बैंक्स। 1980 पे हुआ हमारा 6 मोर बैंक्स। ओके, ये सारे नेशनलाइजेशन हो गए, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल पे चले गए। अभी ये हुआ था फेज़ 2। और फेज़ 3 पे क्या हुआ, नरसिम्हन कमेटी जो है ये सेटअप हुआ। नरसिम्हन कमेटी सेटअप होकर कुछ रिकमेंडेशन दिए जो कि अभी भी हम फॉलो करके चल रहे हैं। फेज़ 2 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट के हाथों पे बैंक्स चले गए तो जो रूरल सेक्टर पे पेनिट्रेशन हुआ लोन का, और दूसरे उसके साथ साथ ही लोगों का जो भरोसा है वो बैंक पे इंक्रीज़ हुआ। तो ये सारे पॉइंट है हमारे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पे। और नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस का। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस पे क्या आता है। बहुत डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझे, प्रैक्टिकल करा के मैं समझाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस। मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे आपका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वो कैसे, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। मैं सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ जिससे कि एग्ज़ाम पे आप स्कोर कर पाए, और उसके साथ साथ इंटरव्यू स्टेज पे अगर कोई भी चीज़ आपको पूछे तो आपका वो जो डाउट है या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत प्रॉपर्ली आंसर कर पाए।
बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस का मेन मुद्दा है कि आप बेसिक समझो। ओके, नेक्स्ट क्लास होगा हमारा टाइप्स ऑफ बैंक कैसे काम करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, उसका काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, उसका काम क्या है। तो ये सारे क्लासेस होंगे नेक्स्ट क्लास में, और सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास है डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। ओके, कैसे पीएसबी कैसे काम करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कैसे काम करता है, पीएसबी का मोटो क्या है काम करने का, प्राइवेट सेक्टर बैंक का मोटो क्या है काम करने का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।